गाइज अगले लेक्चर की बात कर लेते हैं। चैप्टर अपना 5 ही है, लेक्चर नंबर भी 5 है। इलेक्ट्रिसिटी का है, विद्युत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने सारी वीडियोस देख रखी हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप जितनी भी फिजिक्स की और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, सब इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाता रहता हूं, जैसे कि ओम्स लॉ या फिर किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल फिनोमिनास के ऊपर जो वीडियोस बने हुई उनको आप देखा करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपकी प्रेपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो इसलिए भाई उनको ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे डायरेक्ट उनसे लग जाते हैं। चलो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमने अगेन 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। इंपॉर्टेंट ही है वो, और ल्यूसेंट जनरल साइंस चल रही है ऑब्जेक्टिव वाली, बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग जल्दी से इसको कंप्लीट करा देते हैं। हमसे कह रहा है एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए, डैश के लिए होता है। बताओ आप, जाहिर सी बात है फ्यूज तार का आप इस्तेमाल किस लिए करते हो। जो घर में बिजली आप यूज़ करते हो तो आप 100% उसमें फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हो। आप इसलिए फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हो कि अगर इत्तेफाकन बहुत ज़्यादा करंट आपके घर में आ जाती है तो घर में आने से पहले वो फ्यूज़ के अंदर से पास होगी, और जब बहुत ज़्यादा करंट फ्यूज़ के अंदर से पास होती है तो फ्यूज़ जो है एक्चुअल में फ्यूज़ हो जाता, जल जाता, पिघल जाता, ख़राब हो जाता है। इससे ये होता है कि जो करंट घर में आने वाली होती है वो घर में नहीं आती है, फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से करंट रुक जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेज है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं फ्यूज़ के अंदर जिसका गलनांक बहुत कम हो और प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो। प्रतिरोधकता ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि वो करंट को रोकने की कोशिश करेगा, ज़्यादा अमाउंट में करंट आ रही होगी तो। ठीक है। गलनांक कम होने का रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा करंट आ रही होगी तो टेम्परेचर एकदम जैसे ही बढ़ने को आएगा वो तार का पिघल जाएगा, जो भी आपने फ्यूज़ के अंदर इस्तेमाल कर रखा होगा। तो इससे ये होता है कि हमारे जितने भी उपकरण होते हैं वो सब बच जाते हैं। सेफ्टी के लिए इसको यूज़ करते हैं। एक फ्यूज़ तार का उपयोग डैश के लिए होता है। बताओ, हानि पहुँचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना। हानि, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना। ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा धारा आ रही होगी तो विद्युत परिपथ को ये तोड़ देगा। तोड़ कैसे देगा कि सपोज दैट ये 2 तार जा रहे हैं, ऐसा देख लो 2 तार जा रहे हैं, आपने एक में क्या किया, यहाँ काट करके आपने फ्यूज़ लगा दिया। जब आप यहाँ फ्यूज़ लगाओगे, ये बहुत बारीक फ्यूज़ लगाओगे, तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आ रही होगी तो ये फ्यूज़ जल जाएगा। जब ये फ्यूज़ जल जाएगा तो ये ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे कि तार कट गया, तो ये परिपथ को तोड़ देता है, जिससे हमारे बाकी जो सर्किट बचा हुआ होता है या फिर बाकी जितने भी हमारे पास पंखा, कूलर, फ्रिज, मशीन या फिर मोटर्स वगैरह लगी हुई होती हैं वो ख़राब होने से बच जाती हैं। तो ये सेफ्टी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। हमें हर तरह के सर्किट के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज़ तार उस धातु से बनी होती है जिसका, मैंने आपको बताया था किससे बनी होती है। बनने के लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट है, उसका गलनांक। गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। गलनांक कैसा होना चाहिए, निम्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा फ्यूज़ तार इस्तेमाल कर लिया जो गर्म होने पर पिघल ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा, गल ही नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या। जितनी करंट आ रही होगी सारी की सारी आपके घर में आ जाएगी, और भाई इस तरीके से आपके घर में जो भी अप्लायंसेज होंगे वो सब खराब हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी फ्यूज़ तार इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम गलनांक वाली धातु का इस्तेमाल करें। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो पिघल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। या फिर कोई आप मिश्र धातु ले लो जिसका गलनांक कम हो, तो हम ये वाली बात ध्यान रखेंगे, गलनांक कम हो ऐसी हम धातु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा, एक फ्यूज़ की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। क्या, न्यूनतम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। अगर न्यूनतम प्रतिरोधकता होगी तो करंट को पास करा देगी, तो ये तो बात गलत हो गई। उच्च प्रतिरोधकता, ये वाली बात सही है। और उच्च गलनांक नहीं, उच्च गलनांक नहीं होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए, ये वाली बात गलत। तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट याद करके चलें आप। उच्च प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता उच्च होगी तो जो करंट आ रही होगी बहुत ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से
रुकने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होंगी, जब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर आपस में होंगी, लाखों करोड़ों टक्कर होंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो निम्न गलनांक होने की वजह से धातु पिघल जाएगी और हमारा फ्यूज़ खराब हो जाएगा, जिससे हमारा पूरा का पूरा सर्किट, पूरे के पूरे अप्लायंसेस खराब होने से बच जाएंगे। ये एसएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखो यार, चीज़ें देखो कितनी आसान होती है, तो आपको प्रैक्टिस से पता लग रहा होगा। मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो ये पता लग रहा होगा कि कितनी आसान है। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बात सही है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो कौन सा कथन सही है। यह मेंस स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है। समांतर में संयोजित का मतलब क्या? मैंने सीरीज और समांतर आपको बता रखा। समांतर और सीरीज का मतलब यह है कि अगर ये दो तार आ रहे हैं तो क्या फ्यूज ऐसे लगा हुआ होता? नहीं, फ्यूज हमेशा ऐसे लगा हुआ होता है कि जब दो तार आ रहे होते हैं तो जो लाइव वायर होता है जिसके अंदर करंट आती है उसके ही अंदर हम फ्यूज को अटैच करते हैं। तो ये होता है श्रेणी। क्या होता है भाई? ये श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, जबकि ये समांतर है। तो हम जो फ्यूज इस्तेमाल करते हैं वो किस में करते हैं? श्रेणी में। तो पहली बात तो ये वाली बात गलत हो गई। यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना हुआ होता है। सिल्वर मिश्र धातुओं से बिल्कुल नहीं बना हुआ होगा, क्योंकि सिल्वर की चालकता बहुत ज़्यादा होती है। चालकता ज़्यादा होने की वजह से प्रतिरोधकता घट जाती है, जबकि हमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल में लेना है जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा हो। तो भाई ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका गलनांक निम्न होता है। ये पॉइंट बहुत खास है। यस, इसका गलनांक निम्न होता है, बहुत कम गलनांक होता है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। किसी बच्चों को अगर इसमें डाउट हो तो भाई वो मुझसे कह सकता है ज़्यादा भी प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, ये वाली बात। इससे ज़्यादा हम प्रेफरेंस गलनांक को देते। ठीक है भाई, तो इसका गलनांक बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रहे। हमसे कह रहा है एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का, देखो शुरू के 5 क्वेश्चन फ्यूज के ऊपर ही हैं। फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, बताओ, हो सकता है अभी और भी क्वेश्चन हो। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाई आपको पता है, सेफ्टी पर्पज से किया जाता। तो संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए। क्या एक फ्यूज विद्युत ऊर्जा के खर्चे को कम कर सकता है? नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, वोल्टेज लेवल जो है उसको कांस्टेंट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर वोल्टेज लेवल को कांस्टेंट करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते तो फिर भाई हमारे पास जो स्टेबलाइजर होते हैं वो फिर किस काम के? नहीं, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। अगला है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा। ये वाली बात देखो, अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए है। बस यही इसका सही आंसर है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, इसलिए डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करोगे। आरआरबी ने 2004 में क्वेश्चन पूछा, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आरआरसी ग्रुप डी वालों, तो क्यों ना आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करें। और इसके ऊपर सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको 4-5 और करा दिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि आरआरसी ग्रुप डी और लेखपाल, और मैं तो ये कह रहा हूँ जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं भाई सबके लिए हैं। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे करंट पास होगी हीट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, हीटिंग ऊष्मीय प्रभाव पर। तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर बीपीएससी ने 1999 में पूछा था। बहुत सारे बच्चे तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, अगला, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? एक मिश्र धातु होती है टिन और लेड की। टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रख, ये वाली बात याद कर लोगे। एसएससी ने 2014 में वाली बात पूछ ली। टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। अगला हमसे कह रहा है एक बिजली के फ्यूज तार, फ्यूज वायर में सामान्यतः अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? कौन सा गुण समूह होना चाहिए? पहली बात, जो फ्यूज होते हैं ना, फ्यूज, उस फ्यूज के अंदर आप बारीक से बारीक तार लगाते हो। जो तार होता है ना, तार वो पतला होता है। तार पतला होना चाहिए, तार छोटा भी होना चाहिए। तार छोटा हो चलो एक टाइम को नहीं चलेगा, लेकिन तार का पतला होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जहां कहीं भी पतला है उसको देखो। और तीसरा, कम गलनांक वाला, गलनांक क्या होना चाहिए उसका? कम।
कम गलनांक का मतलब हो गया निम्न गलनांक। तो देखो मोटा तार नहीं, मोटा तार तो नहीं चल सकता, तार पतला होना चाहिए क्योंकि मोटे तार में ज़्यादा करंट पास हो जाती है, पतले तार में कम करंट पास होती है। और जब ज़्यादा करंट आ रही होगी और मोटा तार होगा तो उसमें से करंट निकल जाएगी। इससे हमारे घर में जितने भी सर्किट लगे हुए हैं या फिर अप्लायंसेस लगे हुए हैं जैसे कि पंखा, कूलर, फ्रिज वगैरह, वो सब खराब हो जाएंगे। तो हम यही कोशिश करते हैं पतले से पतला तार लगाया जाए। ठीक है भाई, तो मोटा तार तो नहीं चलेगा, तो जहाँ कहीं भी मोटा तार है वो डायरेक्ट खत्म। कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार, बिल्कुल सही, ये पॉइंट तो लिखे हुए हैं हमारे सारे के सारे यहाँ पर। तो फ्यूज के अंदर इन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। ठीक है भाई, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो भाई वो होता है टंगस्टन से। कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसमें डेट दे सकते हैं। इतनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आरआरबी ने पूछा 2 बार, यूपी पीसीएस ने पूछा है इसको। ऐसा क्यों? टंगस्टन का फॉर्मूला होता है डब्लू, सिर्फ डब्लू, केमिकल सिंबल है इसका ये डब्लू। ठीक है भाई, तत्व का नाम क्या है? टंगस्टन। इसका इस्तेमाल में क्यों लेते हैं? पहली बात, इसका इस्तेमाल करने के लिए इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक है, गलनांक वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे ये पता चलता है कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब पहुंचेगा तब जाकर फिलामेंट, तंतु बल्ब का पिघलेगा। अब यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, जब यहाँ तक तापमान नहीं पहुंच पाता तंतु नहीं पिघलता। और जब तंतु नहीं पिघलता, आपने बल्ब तो देखा होगा, जब तंतु नहीं पिघलता तो बल्ब की जो वैलिडिटी होती है ना वो बढ़ जाती है ना। ये वाली बात तो आप समझते ही है ना। तो ये है तंतु, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये टंगस्टन का बना हुआ होता। और ये जो बाकी ये जो होते हैं ये वाले, ये जो होते हैं ये नॉर्मल कॉपर के या फिर लोहे के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये टंगस्टन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता। बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्योंकि भाई इसलिए होता है क्योंकि बल्ब के अंदर वैक्यूम होता। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा